ठीक है। अच्छा, आप हेलो हेलो एंड वेलकम टू बेट। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और वेब3 की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। थोड़ा सा वॉल्यूम हो सकता है कम हो, क्योंकि मैं लैपटॉप से सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहीं मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे अभी अपने प्रॉपर गियर में नहीं हूँ, तो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। बाकी आज काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आज ये पता लग जाएगा कि ईथ ईथ का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे काफी चर्चा चल रही है और उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर इथेरियम का ईटीएफ अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर उस पर्टिकुलर केस में एसईसी क्या करेगा, वो क्या चीज बोलेगा, ये देखने वाली बात है। तो उसके बारे में प्रणव जो है वो कुछ बताएंगे, तो लेट्स बिगिन। यस यस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी ईथ का ईटीएफ, जैसा कि बिटकॉइन के ईटीएफ की जब डेडलाइन आई तो उसके जस्ट पहले कोर्ट ने ये अप्रूव कर दिया था कि भाई ग्रे स्केल का जो केस लगा हुआ था उसके तहत उनको ईटीएफ को अप्रूव करना ही था। और उसके बाद हमने एक शो भी किया था और उसके शायद उसके जस्ट 8 से 10 घंटे के बीच में अप्रूवल का वो आ गया था, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ डेडलाइन। ये जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उनको उसके तहत फॉलो करना पड़ता है। और वो फॉलो किया उन्होंने और फिर ईद का ईटीएफ उन्होंने अप्रूव किया 3:2 वोट से, जो कि बहुत ही एक क्लोज कॉल था, जिसके अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, 2 रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन पार्टी के थे, और जो 3 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पार्टी के थे उसमें से 2 ने मना किया था। और गैरी गेंसलर जो हेड ऑफ एसईसी है, उन्होंने उसको अप्रूव करवा के कुल मिला के बिटकॉइन, और जो रिपब्लिक है उन्होंने तो दोनों ने ही अप्रूव किया था, तो कुल मिला के 3:2 से बिटकॉइन का ईटीएफ पास हुआ था। ऐसे ही अब उसके जब ये प्रोसेस चल रही थी उसी समय पे वैन इक एक बहुत बड़ा लाइक कस्टोडियल है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जस्ट लाइक ब्लैक रॉक एंड एवरीबॉडी। उन्होंने इथीरियम के ईटीएफ के लिए भी अप्लाई किया था, सारे के सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब सबमिट किया था। उसके बाद ब्लैक रॉक ने और कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और फंड्स ने इथीरियम के ईटीएफ के लिए अपने अपने एप्लीकेशन भेज दिए थे। और लोगों को ये लग रहा था, एंटिसिपेट हो रहा था बिटकॉइन के ईटीएफ के बाद कि इथेरियम का ईटीएफ भी शायद सक्सेसफुली हो जाए अप्रूव बिफोर द 2024 इलेक्शंस जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नवंबर के अंदर आने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा था। बट फ्रॉम द इंटरनल रिपोर्ट जो रूटर्स दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत और उनको मार्च अभी रिजल्ट बताना ही एक वीक के इस पर्टिकुलर वीक में बताना ही है कि ईद को अप्रूव करना है या नहीं करना है, ये उनकी डेडलाइन है, वरना उनको कोर्ट केस फाइल करना कर सकते हैं लोग। और यूनाइटेड स्टेट्स में लोग बहुत ज़्यादा कोर्ट केस वगैरह में मानते हैं। इट्स अ वेरी लाइक जुडिशियस सोसाइटी। तो इसीलिए शायद इसी वीक के अंदर एसईसी को बताना है कि उनका ये डिसीजन क्या है ईटीएफ को लेके, इथेरियम के ईटीएफ को लेके। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर वीक में इथेरियम का ईटीएफ रिजेक्ट हो जाएगा। तो शायद से कम्युनिटी एक महीने से अपना मूड ऑलरेडी बना चुकी थी कि इथेरियम का ईटीएफ रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद कोई प्राइस वॉलेटिलिटी के आने के चांसेस तो कम है, बिकॉज द प्राइस इज ऑलरेडी वेड इन। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये वाली चीज होने वाली है, तो उससे कोई प्राइस की गिरावट नहीं आएगी। लेकिन जो मतलब बिटवीन द लाइंस जिसको रीड करना बोलते हैं, वेब3 की दुनिया की स्टाइल में जो हम रीड करते हैं, उसके तहत ये लग रहा है कि देर इज अ स्मॉल चांस कि ये इथेरियम का ईटीएफ तो रिजेक्ट ही करेंगे, उसके अलावा उसका रीजन ये देंगे एसईसी वाले रिजेक्ट करने के साथ साथ कि यार ये इथेरियम जो है ना वो सिक्योरिटी है और इसीलिए हम इस पर्टिकुलर ईटीएफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर एसईसी ने बोल दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि इथेरियम एक सिक्योरिटी है और उसकी रीजनिंग के साथ रिजेक्शन हुआ, देन देर इज एक बहुत बड़ा चांस है कि एक फॉर द फर्स्ट टाइम एसईसी स्टैंड लेगी इथेरियम को लेके। पिछली बार गैरी गेंसलर को जब कांग्रेस ने बुलाया था और पूछा था इथेरियम ईटीएफ इथेरियम सिक्योरिटी है कि नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत दाएं बाएं जवाब दिया था, कोई क्लियर आंसर नहीं दिया था कि भाई इथेरियम सिक्योरिटी की नहीं है। पर अब अगर ये डिक्लेयर करते हुए, रिजेक्ट करते हुए इथेरियम के ईटीएफ को उन्होंने ये बोला कि एक सिक्योरिटी है, तो एक बहुत मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मूव है, टर्न अराउंड है। और उससे इथेरियम इकोसिस्टम, उसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्डिंग वगैरह कुछ बंद नहीं होगा वेब3 के अंदर, एवरीथिंग विल गो एज यूजुअल, थिंग्स विल गो एज यूजुअल, बट दिस विल बी अ बिग मूव एंड मोस्ट प्रोबेबली अ नेगेटिव वन फॉर एवरीबॉडी इन क्रिप्टो। आपको क्या लगता है काशिफ भाई, इसके क्या चांसेस हैं कि
या चलो रिजेक्शन तो होगा ही मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम ईटीएफ का, इट इज ऑलमोस्ट इम्प्रोबेबल कि ऐसा ना हो। पर ये सिक्योरिटी वाली बात ये बोल दे एसईसी, इसके कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए चांसेस तो यही है कि वो अप्रूव नहीं होगा, इथेरियम का ईटीएफ जो है वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेट्स की सरकार है और डेमोक्रेट्स के इशारे पे एसईसी नाच रहा है, अगर एसईसी वही चाह रहा है जो बाइडेन चाह रहा है, तो ये गारंटीड है कि ये अप्रूव नहीं होने वाला। वो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ भी नहीं चाहते थे, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ की कहानी अलग थी, वहां पे एक पब्लिक एक सेंटिमेंट अलग था, वहां सपोर्ट सिस्टम अलग था, वहाँ कांग्रेस भी डिवाइडेड नहीं थी, जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी एकजुट होके बिटकॉइन के लिए बोलते थे, फाइट किया, और यहाँ तक कि जो कोर्ट के अंदर जो केस गया उसके बाद ही बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ। आप सोचो कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ को ऐसे हल्के में अप्रूव नहीं हो गया, इसके पीछे एक पूरा फोर्स लगी थी, हर बंदा बिना किसी इंटरेस्ट के बिटकॉइन की बात कर रहा था। आपने कितने लोगों को इथेरियम के ईटीएफ की बात करते सुना है? आप सोशल मीडिया पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो ईथ मैक्सी हैं, उनको छोड़ के यहाँ तक कि जो क्रिप्टो में और चेंज को मैक्सिमलिज्म जिनके अंदर है, वो भी इथेरियम ईटीएफ की बात नहीं करते हैं। ये भी नहीं वो सोचते कि अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा तो उनका भी कल को कोई फ्यूचर नहीं है। सो देखिए ईटीएफ जो है ना, जब इथेरियम बना था तो इथेरियम ईटीएफ के लिए नहीं बना था। इथेरियम की जो मिशन था या विजन था, उसमें ईटीएफ एक माइलस्टोन है, ये कोई मंजिल नहीं है। मतलब इथेरियम इथेरियम जब डिजाइन किया होगा विटालिक ने और उन्होंने, तो उन्होंने ये सोचा था कि यार जैसे बिटकॉइन है वो पीयर टू पीयर है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, एक मॉनेटरी नेटवर्क है, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनाई जाए जिसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनेगी, फाइनेंस की दुनिया की जितने बैंक्स हैं या जितनी भी आपकी स्टोरेज है, आपकी कल का उबर, कल का कल का आपका एयरबीएनबी, ये सारी एप्लीकेशंस पॉसिबल हो। और एप्लीकेशंस क्योंकि सेंट्रलाइज होती हैं, तो कल को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन पाए। तो विजन को ये नहीं था कि इथेरियम इसलिए बना था कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ एक दिन अप्रूव होगा, नहीं। बिटकॉइन भी नहीं बना था इसके लिए। देखिए बस इसका इम्पैक्ट इतना आएगा, जो लोग अब ये सोचें कि अगर वो एसईसी बोल देता है सिक्योरिटी, तो एसईसी के कहने से क्या होता है? एसईसी के लेबल करने से इतना होगा कि अमेरिकन जो है वो इथेरियम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ इतना है। ना तो अमेरिकन उस पर बिल्ड कर पाएंगे, ना अमेरिकन उसके उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना। और अगर किसी किसी को प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको एसईसी की अप्रूवल लेनी होगी। अगर किसी को टोकन इशू करने हैं इथेरियम के ऊपर, तो उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही होना है। तो इससे होगा क्या कि इथेरियम का इकोसिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो अमेरिकन जनता होगी जिसको इथेरियम पे ही बिल्ड करना है, वो थोड़ा टाइम लेगी अमेरिका से मूव करने में, क्योंकि जिसको बिल्ड करना होता है वो टैलेंट बाहर मूव कर जाता है। इंडिया से संदीप नैनवाल और ये सब लोग मूव किए थे, क्योंकि यहाँ इकोसिस्टम उस तरीके से था नहीं। सिमिलरली अमेरिका से लोग मूव करना शुरू कर देंगे अगर इथेरियम सिक्योरिटी हुआ। जैसे ही अमेरिका ने ये सिग्नल दिया, सारे डेवलपर्स अगले 6 महीने में आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में दिखेंगे, और वहां से फिर वो इथेरियम के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। जब इथेरियम के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो एक मोमेंटरली एक इथेरियम के ऊपर एक एक डल फेज आएगा, वो अभी भी चल रहा है, और ज्यादा डल हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो जो बेस जाएगा इथेरियम का, वो समझ लेना कि भाई इससे नीचे कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद फिर अपसाइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर अमेरिका अलग से अकेला खड़ा होगा, इथेरियम को सिक्योरिटी कह रहा होगा, बाकी पूरी दुनिया के अंदर इथेरियम फ्लरिश कर रहा होगा, क्योंकि अभी कानून बाकी देश दुनिया में इवॉल्व भी नहीं हुए। और इथेरियम अभी भी, ये तो आप मान के चलो कि इथेरियम को का आप स्विच ऑफ नहीं कर सकता कोई जबरदस्ती। एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज अगर कोई है, वहां पे वो नहीं है कि फाउंडर को पकड़ा और फाउंडर के 2 डंडे लगाए पीछे और बोला कि चल एडमिन की निकाल और चल इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दे, या चल। अभी इथेरियम एटलीस्ट उस स्केल से ऊपर जा चुका है। तो जब इथेरियम को कोई बंद नहीं कर सकता, इथेरियम के कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता, इथेरियम का कोई फाउंडर को पकड़ के आप जेल में नहीं डाल सकते। अभी इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक नेटवर्क है, जिसको लोग मिलकर चला रहे हैं। तो
ये कहना कि इथेरियम का फ्यूचर जीरो हो जाएगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज भी भाई जो मार्केट कैप में बिटकॉइन के बाद जो दूसरे नंबर का जो डोमिनेंस है वो इथेरियम का ही है, राइट। तो और इथेरियम को लेके जो लोग होपलेस हो रहे हैं, वो और जो होपलेस हो रहे हैं वो लोग वो वही हैं जो कल को बोलेंगे कि यार अरे यार गलती हो गई, जैसे जो बिटकॉइन को लेके होपलेस होते थे लोग, अरे यार कुछ नहीं है। और ईटीएफ एक बहुत छोटा सा माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब होता है जब आप जा रहे होते हो अपने रास्ते में तो आपको एक मील का पत्थर दिखता है कि भाई ये ठीक है, आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये 170 किलोमीटर हो गए, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और एक और बात है, अगर ईटीएफ को अब रिजेक्ट करने के बाद अगर वहाँ की जनता या फिर वहाँ की जो एसईसी है वो ये बोलती है कि इथेरियम एक सिक्योरिटी है, तो एक लिटिजियस सोसाइटी यूएस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वहाँ की जो अमेरिकन बिग फंड्स फर्म्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी खासी फंडिंग है, जैसे कि कंसेंसस हुआ, मिसारी हुआ, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी एसईसी को सू करेंगी। एंड दैट विल बी एक बहुत, मतलब मेरे को यही रीजन लगता है कि एसईसी शायद रिजेक्ट कर देगी, पर वो ये नहीं बोलेगी कि इथेरियम सिक्योरिटी है, कोई और रीजन देके ये बोल देगी कि अभी इट इज टू अर्ली, या फिर ऐसा कुछ बोल के रिजेक्ट कर सकती है, टाल सकती है अगली डेट के लिए। पर सिक्योरिटी अगर बोल दिया, देन आई थिंक, जो मुझे लगता है कि कंसेंसस में सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इथेरियम को यूएसए के अंदर मार्केबली चलाती हैं, वो लाइक आई थिंक दे विल बी सुइंग द एसईसी। और अगर उसका जो लिटिगेशन होता है वो चलता है नवंबर या नवंबर के बाद, और सरकार पलटती है, ट्रम्प आता है, देन यू विल सी अ डिफरेंट वे इन ऑन इट्स ओन। तो वो वैसे भी एक वैसे भी डेमोक्रेट्स वापस नहीं आ रहे। बाइडेन इज गोइंग आउट, ये तो आपको ही पता है, आपको इतनी फीलिंग आ चुकी होगी। और यूएस में लोग जनरली चेंज चाह रहे हैं, और ट्रम्प को लेके पहले भी यूएस में काफी एक्साइटमेंट थी और अब और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। आई थिंक या तो रिपब्लिकन आएगा या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, मुझे नहीं लगता है कि कोई हावियर मिलेई की तरह, जैसे अर्जेंटीना में हुआ है कुछ, यहाँ ऐसा रेडिकल कुछ होने वाला है ऐसा नहीं। यहाँ अभी भी रिपब्लिकन से ही कोई आएगा, और उसमें मुझे लगता है कि ट्रम्प से अच्छा कैंडिडेट अभी मुझे कोई लग नहीं रहा। लोगों को लगता है कि ट्रम्प आके इकोनॉमी को संभाल लेगा, क्योंकि ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। लोगों को अभी वहाँ ये लगता है, ये फीलिंग है कि ट्रम्प ने सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाए हैं, और तो ही इज द राइट मैन टू लीड अमेरिका वंस अगेन। ट्रम्प के आने के बाद उसकी खुद की एनएफटीज इथेरियम पे मिंटेड है, ठीक है। जो उसका, अगर वो इथेरियम को सिक्योरिटी कह देता है तो सबसे पहले जेल में जाने वाला आदमी ट्रम्प होगा। समझ रहे हो बात को? है तो वो कहेगा एसईसी के कमिश्नर को, उसको रखेगा, वो कहेगा सर इथेरियम तो सिक्योरिटी है। वो कहेगा इधर आओ, मैंने तुम्हें इसलिए रखा है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट है इस पे इथेरियम के ऊपर, पागल हो गया क्या? तो कहेगा अच्छा सर सॉरी, इथेरियम इज अ कमोडिटी। तो ये होना है। नवंबर आप वेट कर लो, प्रोबेबली बाय दिसंबर आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अब कुछ लोग इस टाइम के अंदर पैनिक करेंगे और इथेरियम को गाली देंगे, निकल जाएंगे, इथेरियम ड्रॉप भी कर सकता है, ठीक है। बट आई थिंक दीज आर द टाइम जो स्मार्ट लोग हैं वो उसको क्या करेंगे, अकोमोलेट कर लेंगे। सो प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू हैपन। राइट। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। बिटकॉइन जो ईटीएफ आया था उससे डेफिनेटली एक वैलिडेशन मिली थी इकोसिस्टम को, और उससे बहुत सारा, आई थिंक 4% जो अभी बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप है वो ईटीएफ्स के थ्रू मिलता है, और बड़ी बड़ी बैंक्स जेपी मॉर्गन वगैरह बिटकॉइन रखते हैं बिकॉज ऑफ दिस ईटीएफ, व्हिच इज अ बिग माइलस्टोन फॉर द इंडस्ट्री। तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिले हो जाएगा इथेरियम के लिए, बट डिले डज नॉट मीन्स डिनाई, राइट? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर गेम। और मतलब दोनों बातों के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो ये कि इथेरियम का ईटीएफ रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी प्राइसिंग इन हो चुकी है, तो उसको लेके आपको कोई ट्रेड वेड नहीं लेना चाहिए। बट सिक्योरिटी अगर डिक्लेयर हो जाता है, देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक ट्रेम्बल, एक थोड़ी सी शेकिंग होगी मार्केट के अंदर, एंड वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो उससे पर्टिकुलर इथेरियम के अंदर शेकिंग नहीं होगी। तो मैं कुछ। लोगों को यह बताना चाहता हूँ, इथेरियम के ऊपर जो टोकन्स हैं उनमें ज्यादा होगा। राइट। सो अंडरस्टैंड, देखो किसी ने डीफाई का प्रोटोकॉल बनाया यूएस में बैठ के इथेरियम के ऊपर, तो उसकी स्मार्ट की और उसका फाउंडर का एड्रेस सब वगैरह सब पता है, उस पर केस डायरेक्ट चलेगा ऐप पे। इथेरियम पे केस फाउंडेशन पे तुम कर ही चुके हो, तुमने छानबीन करी, कुछ निकला तो है नहीं। 2 महीने पहले इन्होंने इथेरियम फाउंडेशन के अंदर
इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी। तो इथेरियम फाउंडेशन चुपचाप, वो तो डिसेंट्रलाइज है, वो तो खत्म नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर जो एप्स हैं उन पे काफी अटैक हो सकता है। जैसे यूनिस्वैप बहुत नंबर 1 टारगेट पे है एसईसी के, तो यूनिस्वैप का टोकन ट्रेम्बल करेगा और टोकन्स ट्रेम्बल कर सकते हैं, बट ये सब सारी चीजें मोमेंटरीली होनी है, राइट? तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक सोचो ना कि फाउंडेशन के ऊपर जो चीजें बनी हुई है पहले वो ज्यादा खतरे में है। फाउंडेशन डिसेंट्रलाइज है, वो इतने खतरे में नहीं है। और एक और बात है कि अगर इथेरियम सिक्योरिटी है एसईसी के हिसाब से, तो बाकी तो मतलब लेयर वन जो है उनका कोई चांस ही नहीं है एंड ऑफ स्टोरी। सिक्योरिटी नहीं होने का। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो वेब3 में डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई थिंक हमारा दारोमदार बनता है आपको एक पर्टिकुलर चीज बताने का। लेंस प्रोटोकॉल, जो कि वेब3 सोशल्स का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, वो जीके सिंक पे जा चुका है। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको टेक्निकली भी समझाता हूँ, दोनों चीजें समझाता हूँ। लेंस, आप सबको पता होगा, एक सोशल फाई एप्लीकेशन है। लेंस के ऊपर जाके आप वेब3 सोशल्स जैसे ट्विटर वगैरह के वेब3 वर्जन्स को ट्राई आउट कर सकते हैं, और काफी पॉपुलैरिटी थी इसकी। ये पॉलीगॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता था अंटिल अंटिल लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड नाउ लेंस इज मूविंग टू जीके सिंक। जीके सिंक की जो अपनी जीके स्टैक बेस्ड चेन्स है, जो L2 स्टैक बेस्ड चेन्स है उनकी, ओपी स्टैक की बेस चेन है जो कि कॉइनबेस की है। और भी कुछ चेन्स आ रही हैं ओपी स्टैक से। वैसे ही जीके सिंक ने अपनी जीके स्टैक की चेन्स निकाली हैं, उसमें से एक चेन लेंस की चेन है। इसके ऊपर लेंस प्रोटोकॉल डिप्लॉय हो रहा है, और इसी के थ्रू अब वो चलेगा। दो चीजें, सबसे पहली बात ये कि पॉलीगॉन पीओएस का आई थिंक 1/3 और 1/4 ट्रांजैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब तो मेरे को पता नहीं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम लेंस के थ्रू होता था। वो वो पूरी तरह से माइग्रेट हो जाएगा जीके सिंक के ऊपर, जीके सिंक की हाइपर चेन के ऊपर। दिस इज अ बिग शॉक टू द पॉलीगॉन इकोसिस्टम। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है इंटरनेट पे, क्योंकि पॉलीगॉन वाले कंट्रोल कर रहे हैं इस डैमेज को पकड़ने के लिए। बट हमें आपको बताना जरूरी था कि ये जो मूवमेंट है, इट्स अ बिग शॉक टू द पॉलीगॉन पीओएस इकोसिस्टम। सेकेंडली, पॉलीगॉन सीडीके के ऊपर भी आ सकता था ये, उस पर भी नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जीके सिंक, जो उनका एक बहुत हार्श कॉम्पिटिटर है, उसके ऊपर जा रहा है ये सब। दैट्स द सेकंड थिंग। बट थर्डली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोशल फाई जो है वो जीके को पकड़ रहा है, एंड दैट इज अ बिग डेवलपमेंट इन द होल स्पेस। दो सोशल फाई एप्स हैं, एक फारकास्टर है जो ओपी स्टैक पे बना रहा है ना, बेस चेन के ऊपर बना रहा है, वो एक हो गया। और एक लेंस है जिसने जीके स्टैक के थ्रू जीके सिंक को चुना है अपना सोशल फाई इकोसिस्टम बनाने के लिए। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगा, जैसा कि ओपी और जीके सिंक के बीच में रहेगा, एंड दैट मेक्स पॉलीगॉन सीडीके और द पॉलीगॉन इकोसिस्टम लिटिल far behind in the chain and stack range. They have become second. वो अपनी एगलेयर और एगलेयर ये सब चीजों पे काम कर रहे हैं, और उनको भी समझ आ गया है कि दैट इज देयर फ्यूचर। तो इसके ऊपर अपन पॉलीगॉन से फ्यूचर में डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे, और उनसे पूछेंगे क्या, व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड व्हाई दे बिलीव इन एगलेयर ओवर द सीडीके दे लॉन्च, या फिर जो उनकी पीओएस चेन थी। पर अभी के लिए लेंस जीके स्टैक पे मूव हो गया, और जीके सिंक का टोकन आने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़े जा रही है। उसके पहले ये, जब भी एक प्रोटोकॉल आता है ना, उसके पहले वो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। तो वन ऑफ द बिग अनाउंसमेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम जीके स्टैक, मैं वन ऑफ बोल रहा हूँ, पर इन जनरल बहुत सारे, वन ऑफ द बिग अनाउंसमेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द जीके सिंक इकोसिस्टम इज दिस वन, कि लेंस पॉलीगॉन पीओएस का दामन छोड़ के जीके स्टैक के थ्रू जीके सिंक के पास जा चुका है। इसका मेरा टेक तो ये है कि यार, मैंने पहले भी बोला था कि वेब3 के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स जब आप बोलते हो ना, तो वो उनके कंपटीटर्स है और उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, वो आपस में, अब आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं है बेसिकली, एक तरीके का यू नो हिट है डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर पे, कि वहां से जो उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको उठा लिया। अब जीके सिंह के पास अगर फंडिंग अच्छी है सपोज, या उसके बाद नया नया पैसा है, तो उसने अगर टोकन एलोकेशन ज्यादा कर दी होगी लेंस प्रोटोकॉल की टीम को, या उनके पीछे जो फाउंडिंग टीम है या फाउंडेशन है, ये पीछे के जो पर्दे के पीछे जो कांड होते हैं ये हमें नहीं पता लगते। जो
जैसे रेगुलेटर्स होते हैं ना, जैसे आज के डेट में स्टॉक के अंदर पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता है, वो पकड़ लेते हैं वो रेगुलेटर। यहाँ रेगुलेटर तो है नहीं, पर्दे के पीछे कोई डील हुई है। वो ऐसे तो फ्री में बिना इंसेंटिव के लेंस कार्ट मूव नहीं करता। मैं भी 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो भाई ये मूव नहीं करते हैं बिना इंसेंटिव के। इंसेंटिव पहले डिसाइड होता है, वो कम्युनिकेट होता है, उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट लिया जाता है। वो मूवमेंट लिया गया है, पैसे खा लिए गए हैं, पैसे खा के प्रोजेक्ट को जी के भाई ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क किसका था, सिक्योर कौन है ज्यादा, भाई पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन से तुम हटके मतलब कह रहे हो कि मैं एक नई जिस चेन जिसका भी कोई अता पता नहीं है, कैसे होगा उसकी, क्या उसकी हिस्ट्री क्रिएट होगी, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ तो इंसेंटिव है ना जिसकी वजह से तुम मूव कर रहे हो भाई। वो इंसेंटिव पब्लिक डोमेन में आता नहीं है फिगर। जैसे स्टॉक के अंदर पता लग जाता है कि अच्छा ये कंपनी, इस कंपनी ने एक्वायर कर ली या इस कंपनी में मूव कर रही है, तो इसका ये रीजन है। ये चीजें सामने नहीं आती क्रिप्टो में। आप भोले भाले आदमी, अब आप सोचो, आप पॉलीगॉन पकड़ के बैठे हो, ठीक है, उसका 1/4 कुछ बताया, बड़ा अच्छा फैक्ट बताया प्रणव ने, कि कुछ ट्रांजैक्शन का मेजर जो है, जो जितनी भी पॉलीगॉन पे होती थी, उसका 1/3 या 1/4 लेंस कार्ड के थ्रू होती थी। तो अब क्या पॉलीगॉन के लिए हिट नहीं है? ऑब्वियसली ये न्यूज जब मार्केट में आ गई अब तो, लेकिन इस न्यूज को जैसे कंज्यूम जब लोग समझेंगे, तो वो समझेंगे अरे यार पॉलीगॉन तो गिरना चाहिए, और राइट। सो या गिरेगा नहीं तो यार इसका फ्यूचर पॉलीगॉन का तो यार और ज्यादा वो उसमें पड़ गया है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यार ये मत सोचो कि जीके सिंह पे जाने से लेंस कार्ड या जीके सिंह की कोई वैल्यू बढ़ जाती है, या अगर एक अटैक हुआ ना वहां पे, या कोई एक ड्रॉ डाउन हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, वापस से लेंस कार्ड को सॉरी बोल के वापस आ जाए, सॉरी यार वो गलती हो गई थी, आई थिंक वी मेड अ रॉन्ग मूव, वी केम बैक, ऐसा भी होता है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये पर्दे के पीछे कहानियां होती हैं, आपको नहीं पता होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना एलोकेशन जब भी पोर्टफोलियो बनाओ, जब पर्दे के पीछे कहानियां नहीं पता पीछे से खेल क्या हो रहा है, तो आपको उसमें मिनिमल इन्वेस्ट करना है। बिटकॉइन के अंदर ओपन ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल्कुल ओपन है। अरे कोई बाय कर रहा है तो वो 13F फाइलिंग होती है SEC के अंदर, वहां पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी बाय कर रही है, ETF कौन बाय कर रहा है, कौन सी कंपनी का क्या मूव है, और सारी ट्रांजेक्शन ऑन चेन है, फाउंडर नहीं है, VC नहीं है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये अगर आप समझ गए ना इस इंडस्ट्री में, कभी हार नहीं मानोगे, कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन ये समझने में 5-5 साल लगते हैं लोगों को। आपको क्या लगता है मैंने कोई इस इंडस्ट्री में जैसे ही पैदा हुआ था मुझे चीज डे वन पे समझ में आ गई थी? मेरे पास एक 5-6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये पॉडकास्ट पे समझा रहा हूँ। जब मैं प्रणव कोई बात बोलता है तो उसका एक डेवलपर और एक इंडस्ट्री में इतने लोगों से वो मिलता है, तो उसका एक टेक होता है। वो एनालिसिस आप हल्के में मत लिया करो, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम तो टाइम पास करने के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आपको ये लगता होगा। ऐसा नहीं है भाई, हम लोग चाहते हैं कि जो चीजें हमें पता है, जो नॉलेज, वो नॉलेज आपको थोड़ा सा तरीके से समझा दें, ये है। बिल्कुल। और एक और मतलब ऑफ कोर्स दैट लेंस और पॉलीगॉन का वो पर्टिकुलर चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा मूव है, पर बहुत लोग इसको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो हमको आपको बताना ज़रूरी है कि कहाँ से क्या मूव हुआ और कितना बड़ा झटका है पॉलीगॉन के लिए। ऑफ कोर्स दैट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट एंड नो अबाउट। एक इसको बोलते हैं क्रिप्टो एंड क्रिप्टो जर्नलिज्म विच इज़ फ्री एंड फेयर। तो आपको हमको ये बताना ज़रूरी है। और एक और बड़ा डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, ये तो एक जीके ओपी स्टैक वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर साइकिल में आ रही है, जो कि पिछली साइकिल तक तो पॉसिबल ही नहीं थी, वो है बिटकॉइन के ऊपर प्रोग्रामेबिलिटी। मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ कि कैसे चालू हुआ और अब क्या शेप ले चुका है ये पर्टिकुलर प्रोग्रामेबिलिटी। तो आपने देखा होगा कि अभी बिटकॉइन के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी लेयर टूज हैं, वो पैसे उठा रही हैं, बहुत सारे पैसे उठा रही हैं। कुछ कंपनीज जैसे आर्च, जो कि बिटकॉइन के ऊपर अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए टूलिंग बना रही है, उसका प्लेटफॉर्म बना रही है, वो बहुत बड़ा बड़ा डेवलपमेंट उठा रही है। बहुत सारे वीसीज हैं जो बिल्ड ऑन बिटकॉइन के नाम से अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ला रहे हैं कि अगर आपने बिटकॉइन के ऊपर प्रोग्रामेबिलिटी में आप कुछ कर रहे हो तो वी विल बी एबल टू फंड यू। मल्टी कॉइन और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बिटकॉइन तो यार मेरे ख्याल से गोल्ड था,
बिटकॉइन तो वाज जस्ट फॉर लाइक यू नो इट वाज नॉट फॉर प्रोग्रामेबिलिटी, इसलिए इथेरियम अपने आप में पैदा हुआ था। फिर ये कैसे चालू हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली समझते हैं। जो डेवलपमेंट हुआ है, टैप रूट वाला जो डेवलपमेंट हुआ है, और उसके बाद अब जो ये नाकामोटो कंसेंसस आ रहा है, उसके बाद क्या क्या चीजें बनेंगी, ये आपको हमको बताना जरूरी है। बहुत एक्साइटिंग चीज है, ध्यान से सुनना, जो मैंने रिसर्च की है, ठीक है। इसके बाद आप लोग भी अपनी खुद की रिसर्च करना। सबसे पहली बात, 2000, आपको पता होगा जब बिटकॉइन मैगजीन में काम करते थे विटालिक, तब उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया था कि भैया बिटकॉइन को हम प्रोग्रामेबल बना देते हैं, जैसे मनी को प्रोग्रामेबल बनाया वैसे बिटकॉइन को प्रोग्रामेबल बनाना जरूरी है। बट बिटकॉइन की मैक्सिमलिज्म के जो था कम्युनिटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था, उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट द राइट वे टू मेक थिंग्स वर्क, इससे बहुत चीजें गलत होने लग जाएंगी, और जो हमारा इंटेंशन था बिटकॉइन को लाने का वो साबित नहीं हो पाएगा। और इसलिए बिटकॉइन फोरम में नकार दिया गया था ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्रामेबिलिटी वाला क्वेश्चन, और उससे इथेरियम का जन्म हो गया था कि हम हर चीज को प्रोग्रामेबल बनाएंगे। इस प्रोग्रामेबल बनाने से कुछ उनको जरूर सफलता मिली है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि जो डेक्स का इनोवेशन है, जो लेंडिंग बोरोइंग का इनोवेशन है, जो प्रिडिक्शन मार्केट का इनोवेशन है, और जो मल्टी सिक का इनोवेशन है, जो स्टेबल कॉइन का इनोवेशन है, ये सबको थोड़ा बहुत या फिर काफी हद तक प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला है, राइट। दैट इज समथिंग दैट इवन बिटकॉइन कम्युनिटी इज रेडी टू एक्सेप्ट। अभी काशिफ भाई से भी इसका टिक लेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मार्केट फिट इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मिला है। उसके बाद 2000 ये चलता रहा, बिटकॉइन अपने हिसाब से चलता रहा, इट वाज नॉन प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, जो कि ट्यूरिंग कंप्लीट नहीं है, तो उसको प्रोग्रामेबल बनाया नहीं जा सकता था। बट उसके बाद 2021 में क्या हुआ, एक अपडेट आया बिटकॉइन में जिसका नाम था टैप रूट अपग्रेड, जो कि 2021 नवंबर के अंदर आया। उसके तहत क्या हुआ कि बेसिकली विटनेस फील्ड एक होती है बिटकॉइन के अंदर, उस विटनेस फील्ड की जो स्पेस है उसको 4 MB कर दिया गया, स्पेस को बढ़ाया। उससे क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी, अब बेसिकली क्या होता है ना, आप कोई भी स्क्रिप्ट चलाते हो, है ना, वो स्क्रिप्ट जगह लेती है आपके कंप्यूटर में। अगर मैं आपके टर्मिनल पे जाऊं या फिर आपके कमांड डैशबोर्ड पे जाऊं, CMD बोलते हैं जिसको विंडोज पे, और कोई एप्लीकेशन चलाऊं, तो बेसिकली अगर मैं ये लिख दूं कि पिंग google.com, बेसिकली google.com को बार बार टच करो, ये भी एक एप्लीकेशन है, और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो कुछ स्पेस लेगा आपके कंप्यूटर में। यही आप कोई सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे तो ये भी कोई स्पेस लेगा, ये प्रोग्राम स्पेस लेगा उस कंप्यूटर में। तो अगर बिटकॉइन को भी अगर प्रोग्रामेबल बनना है, प्रोग्राम बनाना है उसके सर्वर पे, बिटकॉइन के अपने चेन के सर्वर पे बनाना है, तो कुछ स्पेस बनानी पड़ेगी उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। और ये जो स्पेस है वो विटनेस फील्ड के अंदर 4 MB की स्पेस दी गई, जो कि बहुत तो नहीं है, अच्छी खासी, इथेरियम में तो कई गुना ज्यादा है इससे, पर 4 MB वाज इनफ टू मेक सम इनोवेशन हैपन। और ये कुछ इनोवेशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों ने मल्टी सिग्स बनाए बिटकॉइन के ऊपर जो कि चले, कुछ लोगों ने स्वैप बनाए, एटॉमिक स्वैप्स, वो बनाने की कोशिश की। और उसके बाद 2022 के अंदर फर्स्ट ब्रेक थ्रू तब मिला जब ऑर्डिनल्स लाइव हुए बिटकॉइन पे, यूजिंग दिस 4 MB स्पेस, जो कि फुल्ली ऑन चेन NFT एक तरह से बिटकॉइन के ऊपर आई, और उनको अच्छा खासा अडॉप्शन मिला, अच्छा खासा हाइप मिला। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद अब क्या हो रहा है, बेसिकली इसको एक्सपैंड करते हुए स्कोप, दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि प्रोग्रामेबिलिटी की डायरेक्शन में और बढ़ रहा है बिटकॉइन इकोसिस्टम, और दूसरी बात एक नाकामोटो अपग्रेड आ रहा है जिसके बाद थोड़ी सी प्रोग्रामेबिलिटी की स्कोप और बढ़ जाएगी, स्पेस और बढ़ जाएगी। आपको समझना जरूरी है कि इथेरियम जैसा नहीं है बिटकॉइन, एकदम रेडिकल शिफ्ट नहीं लेगा वो, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं उसके पास फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मच मोर मैच्योर इकोसिस्टम, तो एकदम से टर्न अराउंड नहीं लेगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब और बड़ी बड़ी प्रोग्रामेबिलिटी आ रही है, और VCs इसके अंदर एक नया तरीके का इनोवेशन देख रहे हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन 2024 आफ्टर दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनल्स, वो ये है, वो रून्स कि बेसिकली मीम कॉइन्स और कुछ ERC-20 टाइप के एक प्रोग्रामेबिलिटी हम बिटकॉइन के ऊपर लाए, और हार्वनिंग के साथ रून्स लॉन्च हुए। उनकी शुरू में बहुत ज्यादा हाइप थी, बिटकॉइन की फीस को एकदम उन्होंने बड़ा चढ़ा दिया था, एंड आई थिंक माइनर्स ने इसको बहुत अच्छे से लिया, और कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ने जरूर उसको गाली दी कि ये सब कचरा है, इसको क्यों आप बिटकॉइन के ऊपर ला रहे हो। बट ऑफ कोर्स दैट हैड सम काइंड ऑफ PMF, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रून्स को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली, और अब
अब आप देख सकते हो कि बिटकॉइन लेयर 2 जैसे कि रूट स्टॉक, उसके ऊपर यूनिस्वैप डिप्लॉय हो रहा है। बिल्ड ऑन बॉब, बीओबी, उसको कॉइनबेस ने सपोर्ट किया है। इस तरह के बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और कुछ लोग अब क्योंकि इथीरियम की सिक्योरिटी में विश्वास नहीं रखते हैं, बिकॉज वो पीओएस के ऊपर चले गया था, तो वो बिटकॉइन से अपनी सिक्योरिटी लेना चाह रहे हैं। जैसा आइगन लेयर बोलता है कि भाई हम इथीरियम से सिक्योरिटी लेके आपको देंगे, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल, उनका एवीएस मॉडल है। वैसे ही लोग मानते हैं कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक की सिक्योरिटी है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये कैपिटलिस्टिकली ओन्ड बाय अ फ्यू ज्योग्राफीज है। हमको असली डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो हम इथीरियम बिटकॉइन के पास जाएंगे, एंड उसके लिए बेबीलोन जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बिटकॉइन से सिक्योरिटी लेके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ऐसा लगता बन रहा है कि बिटकॉइन भी अब थोड़ी बहुत प्रोग्रामेबिलिटी की डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज डेफिनेटली कंजर्वेटिव, बट कुछ प्रोडक्ट मार्केट फिट और कुछ अडॉप्शन के तहत ऐसा हो सकता है कि हमको और बड़े बड़े डेवलपमेंट बिटकॉइन की चेन के थ्रू, नॉट बिटकॉइन की चेन के ऊपर बट थ्रू, because of these Nakamoto upgrade as well as some product market fit in Bitcoin layer 2 and the shareability model देखने को फ्यूचर में मिले, तो इन सब बिटकॉइन के इकोसिस्टम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हॉट टेक है वेब3 की दुनिया की तरफ से, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। काशिफ, एज अ बिटकॉइन, एज अ पर्सन हु हैज लिव्ड बिटकॉइन, आपको क्या लगता है इन डेवलपमेंट्स के बारे में? यार ये जब जब लोग बिटकॉइन को गाली देते थे कि वहाँ पे ये प्रोग्रामेबिलिटी नहीं है, तो मैं ये कहता था वक्त रहते सब होगा। बिटकॉइन के ऊपर नहीं होगा, बिटकॉइन के अराउंड होगा। तो आप बिटकॉइन के ऊपर तो सिर्फ बिटकॉइन को स्केल कर सकते हो लाइटनिंग नेटवर्क के द्वारा, लेकिन आप बिटकॉइन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामेबिलिटी नहीं ला सकते। लेकिन आप उसके अराउंड इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हो, जिसमें आप बिटकॉइन के नेटवर्क से उसकी सिक्योरिटी ले लोगे और उसके अराउंड आप चेन्स बना के आप प्रोग्रामेबिलिटी ला सकते हो, जिसकी अटेम्प्ट्स हमने स्टैक्स में देखी, और जो 2-3 प्रोजेक्ट्स के तुमने नाम लिए, ये फ्यूचर है। ऑब्वियसली इसको करने में वक्त लगा। इथेरियम ने बहुत पहले एक चीज इजाद करी, उसके बाद उसकी कई सारी कॉपीज बनी। जिस तरीके से इथेरियम ने डिसरप्ट किया, उसी तरीके से बिटकॉइन की जो ये लेयर टूज है, ये लेयर टूज कह लो या प्रोग्रामेबल चेंज अराउंड बिटकॉइन, मैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे समझता हूँ, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि आप सोचो, बिटकॉइन से सिक्योरिटी ड्राइव किसी चीज की हो रही है तो वो अमर गाता है, क्योंकि बिटकॉइन इज द मोस्ट इम्यूटेबल चेन। तो कहीं से कल को, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी ने भी बोला कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसके अंदर हर इंसान की जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो बिटकॉइन के नेटवर्क से सिक्योर होगी। सो बिटकॉइन के नेटवर्क से सिक्योरिटी लेगी वो डिजिटल आइडेंटिटी का जो प्रोटोकॉल बना रहा है। सो इधर ही इज गोइंग टू स्टोर आइडेंटिटीज थ्रू ऑर्डिनल्स ऑन बिटकॉइन नेटवर्क, और वो जो जो चीजें हैं, जो वो डिजिटल आइडेंटिटी है, वो कह रहा है कि वो डेटाबेस पूरी दुनिया अपने एप्लीकेशंस के अंदर आउटसोर्स कर सकती है, वो सर्विसेज उनकी, जिसके अंदर जहाँ पे भी डिजिटल आइडेंटिटी से रिलेटेड, इंटरनेट इकोनॉमी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो वहाँ पे एड्रेस हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी और वो इम्यूटेबल होगी, कोई चेंज नहीं कर सकता एक बार जिसकी क्रिएट हो गई। तो ये अपने आप में बहुत कुछ होने वाला है अभी बिटकॉइन का नेटवर्क। तभी मैं कहता हूँ बिटकॉइन का नेटवर्क इज नॉट इवन स्टार्टेड। अभी तो मैं सिर्फ बिटकॉइन के नेटवर्क की प्रोग्रामेबिलिटी को छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, अभी इस अपडेट को मत सुनो। अरे तुम उसके अभी मॉनेटरी वाला ही सुन लो तो 900 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टेबल एसेट है, जिसमें से 50% भी पकड़ लो, 30% भी पकड़ लो, 20% पकड़ लो, जो तुम्हारा मन करे। तुम 10% पकड़ लो, 100 ट्रिलियन ने एंटर करना है। 1 ट्रिलियन पे बिटकॉइन अगर इतने पे है तो 100 ट्रिलियन पे बिटकॉइन कितने का होगा? इतना ही थोड़ा बहुत मैथ लगा लिया करो। अब आप बोलोगे कब होगा कब होगा, तो भाई ये तो मैं तो भविष्यवाणी दे नहीं सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सब्र से अगर काम लोगे तो सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो यही हमने सुना था। और सब्र यहाँ पे फियाट की तरह नहीं होता है कि वहाँ जो सब्र आपका इम्तिहान होता है ना, 15-15 साल, 20-20 साल, जो बॉन्ड्स होते हैं 30-30 साल, एफडीज होती हैं 8-8 साल, प्रॉपर्टीज होती है 15-15 साल, गोल्ड 20-20 साल होल्ड करने वाले, यहाँ 1 साल में सब्र का इम्तिहान हो जाता है उनका। अरे शर्म करो, 1 साल का सब्र यहाँ पे तुम्हारा बांध टूट जाता है। भाई तुम कौन सी दुनिया से आए हो? अभी 5 साल पहले तो तुम बड़े खुश थे, हैं? जब तनख्वाह तुम्हारी 30 दिन बाद आती है काम करके 1 तारीख को, तो बड़ी छलांगे मारते हो। और यहाँ तुमसे जो है ना 1 साल सब्र नहीं किया जाता। भाई तुमसे नहीं हो पाएगा अगर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। अभी इस वीडियो को भी डिलीट कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, इंडस्ट्री छोड़ दो, सारी एप्लीकेशंस डिलीट कर दो,
तुमसे ना हो पाएगा भैया, ना हो पाएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। चले, हो गया। यस, बढ़िया बढ़िया था। अच्छा ठीक है, चलो भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट, कंटेंट पसंद आया तो फिर से मिलेंगे। ठीक है, विद दिस थॉट, गर्मी ज्यादा है, घर में बैठ के लस्सी पी लो। ठीक है, और अपना गर्मियों में ध्यान रखो। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।